ओके, तो हम लोग पढ़ चुके थे, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि हम लोग सारे कुछ पढ़ चुके थे। केवल बचा हुआ है डिक्रीज इन टेम्परेचर, एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर में हम लोग को देखना है दो टर्म, एक होता है फ्रीजिंग, एक होता है कंडेंसेशन। दिस टू थिंग विच इज एक्चुअली कम्स टू प्ले, वो एक्शन में आ जाता है कब, जब टेम्परेचर नीचे गिरता है तब, जब टेम्परेचर को हम लोग कम करते हैं तब। तो जब फ्रीजिंग हम लोग बात करते हैं तो उस समय जो लिक्विड फॉर्म में है कोई भी मैटर, वो किसमें बदल जाता है, दैट कन्वर्ट इट इनटू सॉलिड फॉर्म। जो लिक्विड फॉर्म में जो भी मैटर होगा वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड में। एग्जांपल लिया जाए तो वाटर कन्वर्ट इनटू आइस व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द टेम्परेचर। कब, कहां पर, टुवर्ड्स द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अगर फ्रीजिंग बोल रहे हैं तो लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, द टेम्परेचर एट विच द मैटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। तो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड ट्रांसफॉर्म होने लगा सॉलिड पर, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। याद रहेगा आपको। अब आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंस करना। कब, जब टेम्परेचर फिर से नीचे गिरे। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जिसमें क्लाउड से इलेक्ट्रिसिटी ऐसे प्रोड्यूस होता है, थंडरिंग एंड थंडरिंग एंड लाइटनिंग इन क्लास 7। तो उसमें हम लोग कंडेंसेशन के बारे में भी पढ़े थे कि जब टेम्परेचर वहां पर क्या होता है, कम हो जाता है इन रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड के लेयर में, इस ट्रोपोस्फेयर से ऊपर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। और वैसे सिचुएशन में क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और वाटर वेपर क्या है, वाटर वेपर इट इज लाइटर, हल्का चीज है, गर्म होने के बाद और भी हल्का हो जाता है, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। टेम्परेचर जब कम हो गया तो क्या होगा, ये गैस के रूप में होता है क्लाउड, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड। तो क्लाउड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनटू द रेन वाटर, और ये प्रेसिपिटेट के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन ये कहां आता है, टू द अर्थ सरफेस। कहां पर आ जाता है, अर्थ सरफेस पर आ जाता है, इन द फॉर्म ऑफ रेन, हो सकता है कि बर्फ के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ स्लीट, इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, किसी भी फॉर्म में वो नीचे आ जाता है, डिपेंड अपॉन द डिक्रीज इन द टेम्परेचर। क्लियर है, यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर है। ओके, अब मेन चीज हम लोग को जानना है, ऐसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। अगर देखना, अगर इसके बारे में हम लोग बात किए थे, वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे आल्सो, लेकिन फिर से इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, और इसका डिफरेंस, बिकॉज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों है, क्योंकि जब दोनों का बात करें, चाहे वो बॉइलिंग की बात करें या तो इवेपोरेशन की बात करें, इसमें दोनों में क्या होता है, लिक्विड स्टेट से गैसियस फॉर्म में बदलता है। लिक्विड स्टेट से किस में बदलता है, गैस में बदलता है। दोनों में, चाहे वो बॉइलिंग में हो चाहे वो इवेपोरेशन में हो। देन व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या मेन डिफरेंस है, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट, लाइक यहाँ बॉइलिंग हो रहा है, यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। वी हैव टू लर्न इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट टू। ठीक है, तो बॉइलिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो सपोज एक हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर बना लिए। कंटेनर को हम लोग क्या किए, यहां से गर्म करने लगे। लिक्विड हम लोग भरे हुए भर देते हैं लिक्विड, जितने डॉट्स हैं these are actually nothing, these are the particles or the molecules of the, these are the molecules of the water। ये क्या है, this is the water molecule, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर के पार्टिकल्स हैं, इतना आप लोग दिमाग रखिए। वाटर क्या है, वाटर पार्टिकल्स है। ठीक है, अब जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने से क्या होगा, ये जो लिक्विड के फॉर्म में है तो दोनों के बीच में क्या है, दे हैव द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मॉडरेट होता है। दे हैव द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, पार्टिकल्स और पार्टिकल के बीच में क्या कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है।
both of them are getting attracted to each other, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन है ऐसा, जब हम लोग गर्म करते हैं तो हम लोग जानते हैं तो क्या कर रहे हैं, वो गर्मी से क्या होगा, एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीज कर रहे हैं, और हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक थर्मोमीटर हम लोग इसमें लगा देते हैं, एक थर्मोमीटर लगा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको थर्मोमीटर हम लोग ले लेते हैं, थर्मोमीटर इसको मान लेते हैं, एज इट इज बहुत परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन समझ लीजिएगा, दिस इज द थर्मोमीटर, दिस इज द थर्मोमीटर स्केल्स, ये थर्मोमीटर स्केल है। मान लीजिए इस पॉइंट पर इसको हम लोग कहते हैं ये 100 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो देखते हैं क्या कि जब थर्मोमीटर का जो 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर उतने दूर तक पहुंच गया, तो हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो वाटर है वो क्या होगा, मूव करने लगा, वाटर वेपर में बदलना स्टार्ट कर दिया, बदलना स्टार्ट कर दिया। अब ये बदलना स्टार्ट किया कैसे, तो इसके जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स थे, जो एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित कर रहे थे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा था, वो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, टूट गया, ठीक है। जब टूटा तो क्या हुआ, मान लो कि जो पार्टिकल है यहाँ से यहाँ पर, मान लेते हैं कि एक पार्टिकल ऐसा है, वाटर मॉलिक्यूल ये है, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, दोनों के बीच में जो फोर्स था वो क्या था, अट्रैक्शन का, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि ये हीट हुआ तो दोनों क्या हो गए, टूट गए, थोड़ा और दूर हो गए, थोड़ा सा और हीट किया गया, 100 डिग्री सेल्सियस से हुआ और दूर हो गया, ऑब्वियसली दोनों के बीच में जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। पहले क्या थे, बहुत नजदीक थे, थोड़ा सा स्पेस था, तो वो लोग का मूवमेंट एक डायरेक्शनल था, यूनि डायरेक्शनल, लेकिन अब यहाँ पर जब क्योंकि स्पेस बढ़ गया तो रैंडमली मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, किधर भी डायरेक्शन में, तो इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शंस, रैंडम डायरेक्शन हो गया। तो वैसे मूवमेंट का ये क्या करेगा, कहेगा कि भैया डू वन थिंग, तुम्हारे साथ जो भी मेरे साथ रिलेशन था वो खत्म, आई एम गोइंग टू समवेयर एल्स, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, क्लियर है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर वेपर, लेकिन कब, जब ये अटेन करेगा टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू gaseous form when it attain the boiling point, जब बॉइलिंग पॉइंट उसको अटेन करता है तभी वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेगा, क्लियर है, पहला चीज दिमाग में रहेगा। नेक्स्ट थिंग हम लोग जो देखते हैं, जो इसका इंपॉर्टेंट है देखा जाए, जो ये देख रहे हो, कभी जब हीट करते हैं तो हम लोग जानते हैं व्हाट इज द वे बाय व्हिच द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, हीट इसमें कैसे ट्रांसफर हो रहा है सबको मालूम है, वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग द हीट कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीनों चीज हम लोग पढ़े थे। तो कन्वेक्शन के द्वारा पानी में हीट ट्रांसफर होता है, मींस एनर्जी एक दूसरे को प्राप्त करते हैं हर एक पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। तो ये पार्टिकल जब हीट ट्रांसफर हो रहा है तो दे आर गेनिंग द एनर्जी, एनर्जी गेन कर रहे हैं, और एनर्जी गेन करने के बाद क्या कर रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं अपने आप को लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि जब ये गर्म हो रहा है तो ये पार्टिकल भी हो सकता है कि लिक्विड से गैस में बदल जाए, ये पार्टिकल भी हो सकता है ये भी पार्टिकल हो सकता है ये भी पार्टिकल हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ सब इधर इधर उधर चारों तरफ की पार्टिकल गैस में बदलने लगे। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, इट इज अ बल्क फेनोमेनन, ये बल्क फेनोमेनन है। बल्क फेनोमेनन मींस कि रैंडमली कोई भी पार्टिकल ऑफ द वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे, व्हेन इट अटेन्स द बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है यहां तक दिमाग में रहेगा सबको, ओके। अब यहाँ पर सिचुएशन है, अगर हम लोग बात करते हैं इवापोरेशन का, अब इवापोरेशन और बॉइलिंग में अंतर क्या है, तो अब थोड़ा सा देख लिया जाए इवापोरेशन का, तो इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए तो देख लेते हैं। चलिए इवापोरेशन के बारे में यहाँ से हटाइए, इवापोरेशन को थोड़ा सा इधर आ जाएगा। इवापोरेशन ये भी क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें
लिक्विड ही किसमें बदल रहा है, गैस में। लेकिन लिक्विड ट्रांसफॉर्म हो रहा है गैस में एट एनी टेम्परेचर। और वहां पर क्या हो रहा है, एट फिक्स्ड टेम्परेचर। जब बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड टेम्परेचर पर वो पहुंच जा रहा है तो वो लिक्विड किसमें बदल जा रहा है, गैस में। लेकिन यहां पर किसी भी टेम्परेचर पर, हो सकता है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर, हो सकता है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर, हो सकता है कि 40 डिग्री सेल्सियस पर भी ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन कैसे हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो मान लो कि एक बर्तन ले लेते हैं कोई भी, मान लो किस तरह का बर्तन ले लिए। अब इसमें देखो हम लोग लिए थे 2 लीटर, हम यहाँ पर ले रहे हैं बहुत सा बड़ा, इससे बड़ा बर्तन है, लेकिन इसका हम पानी कितना लिए, बहुत कम लिए, ½ लीटर ऑफ वाटर लिए मान लो। तो यहाँ पर ½ लीटर ऑफ वाटर लिए तो सबसे पहली चीज क्या नजर आई कि पानी कम हो गया, एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ा दिए हैं, पानी का मात्रा कम कर दिए हैं। अब ऐसे सिचुएशन में हम कोई चीज हीट नहीं कर रहे हैं, हीट इसको नहीं कर रहे हैं, द एक्सटर्नल हीट इज नॉट सप्लाइड टू इट, इसमें हीट हम लोग सप्लाई नहीं कर रहे हैं। देन हाउ दिस इज चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू द गैसियस फॉर्म, कैसे ये बदल रहा है, पहले चीज। तो पहले चीज इसमें ये कैसे बदल रहा है उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले चीज हमको ये जानना है कि ये इवापोरेशन है क्या। तो इवापोरेशन में यहाँ पर देख रहे थे कि कोई भी लिक्विड के पार्टिकल कन्वर्ट हो जा रहे थे गैस में। लेकिन जब हम इवापोरेशन की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि जब ये हीट होगा तो इसका जो ऊपर वाला जो लेयर है, मान लो कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर है, ये क्या होंगे, पहले ये कन्वर्ट होंगे, ये कन्वर्ट होंगे, ये कन्वर्ट, ये तो ये सरफेस पे जितने पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, कन्वर्ट करेंगे पहले किसमें, वेपर में। और तब किसका टर्न आएगा, नीचे वाले का। ऐसा नहीं है कि ये कन्वर्ट नहीं होंगे और नीचे वाला कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, ये पहले जो सरफेस पर जितने पार्टिकल्स हैं दे विल कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू द गैसियस फॉर्म। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि द सरफेस फेनोमेनन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कि द सरफेस फेनोमेनन। क्लियर है, आपको समझ में आया। दूसरी चीज इसमें देखो, अब यहाँ पर किसी भी टेम्परेचर पर कैसे होता है ये भी हम लोग को समझना है। तो हम लोग जानते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर दे आर इन द रैंडम मोशन, हरदम मोशन में रहते हैं, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा, मोशन में तो रहेंगे ही, मूव करते रहते हैं। तो मान लीजिए कि इसके पार्टिकल को हम लोग ले लिए, मान लो कि 3-4 पार्टिकल को ले लिए इस तरह से। अब क्या हुआ, ये पार्टिकल है, ये क्या करेगा, ये जो बीच वाला है मान लेते हैं, तो बीच वाला जो वाटर पार्टिकल है वो क्या करेगा, इससे एनर्जी को ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, इससे भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, इससे भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा बताओ कि ये सबसे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको जितना एनर्जी चाहिए टू ब्रेक, क्या चीज के लिए, ब्रेक करने के लिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर वो प्राप्त हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ाने के लिए, स्पेस को और आगे बढ़ाने के लिए, मींस टू क्रिएट अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल एंड पार्टिकल, जो स्पेस है उसको बढ़ा दिया तो ये बढ़ेगा, तो क्या होगा, मान लो 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल यहाँ रह गए, ये वाला पार्टिकल बढ़ के यहाँ पर आ गया, तो उसको जगह मिल गया रैंडम मोशन करने के लिए, और रैंडम मोशन करने के लिए मिलेगा तो ये क्या होगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू गैस, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये कैसे होंगे, बिकॉज ऑफ द, कैसे होंगे, बिकॉज ऑफ द एनर्जी विच, हाँ, बिकॉज ऑफ द, because of the energy which they gain from the nearby particles, जो नियर बाई पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, एनर्जी को प्राप्त करेंगे, और एनर्जी को इतना वो गेन कर लेंगे कि they will lose or they will break the intermolecular space between the particle and the attraction between the particles, and they will convert it from liquid to the gaseous form. क्लियर है, समझ में आया। एंड दैट्स द रीजन ये किसी भी टेम्परेचर पर, ये किसी भी टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं,
कन्वर्ट करते हैं लिक्विड से गैस फॉर्म में बदल जाते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल हीट सप्लाई टू द इवापोरेशन। इवापोरेशन में कोई एक्सटर्नल हीट का जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज दे गेट द एनर्जी फ्रॉम द पार्टिकल्स प्रेजेंट नियर बाई देम। दैट्स द रीजन। और दूसरी चीज है कि ये जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे, दे ओनली फर्स्ट कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू द गैसियस फॉर्म, तब उसके बाद दूसरे पार्टिकल्स ट्रांसफॉर्म होंगे या कन्वर्ट होंगे गैसियस फॉर्म में। ये क्लियर है? अब कहा जाता है कि ये तो हम लोग समझ में आ गया बॉइलिंग और इवापोरेशन के बीच में डिफरेंस, बट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इवापोरेशन आल्सो। व्हाट आर दोस फैक्टर्स? तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तो हम लोग अभी देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द इवापोरेशन। फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इवेपोरेशन। तो पहला है, फर्स्ट अगर देखा जाए तो सरफेस एरिया। समझ लीजिए कैसे सरफेस एरिया। हम लोग कपड़े को धोते हैं, कपड़े को धोने के बाद हम लोग सुखाने के लिए उसको डाल देते हैं, ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर, घर में या बाहर में। अगर जैसे धोने के बाद एज इट इज उसको ऐसे ही रख दे तो उसको सूखने में समय लगता है और हो सकता है कि सूखे भी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं। कपड़े को हम लोग फैलाते हैं। फैलाने से हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। नहीं तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप छोटा सा बर्तन में, कोई भी बर्तन में आप पानी ले लीजिए और उसी अमाउंट के पानी को आप एक बड़े से बर्तन में उतना ही पानी को रख दीजिए। आप कुछ देर में देखिएगा या 2-3-4 घंटे में कि जो बड़े बर्तन में आप जो पानी, सेम अमाउंट ऑफ पानी आप रखे हैं, वो क्या हो जाएगा, वहां से गायब हो जाएगा। क्यों होगा? बिकॉज दैट हैज बीन इवेपोरेटेड। लेकिन जो छोटे बर्तन में जो पानी रखे हैं वो वैसे के वैसा ही रहेगा। क्यों होगा? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा रहेगा। तो व्हेन द सरफेस एरिया इज मैक्सिमम, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी मैक्सिमम। तो इवेपोरेट जल्दी होंगे। याद रखिएगा, व्हेन सरफेस एरिया इज मैक्सिमम, देन रेट ऑफ इवेपोरेशन वो भी क्या होगा, इज मैक्सिमम। जितना ज्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन ज्यादा होगा। मैक्सिमम कह सकते हैं या इसको फास्टर भी बोल सकते हैं, जल्दी होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो तरीका हम लोग जानते हैं, विंड स्पीड। जैसे मौसम देखिए, बरसात के मौसम में या ठंडे के मौसम में धूप तो होता नहीं है, लेकिन अगर हवा तेज चलता है तो क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। तो ऑब्वियसली वहां तो हीट उसको मिल नहीं रहा है, लेकिन सूखता क्यों है कपड़ा? क्यों सूखता है? बिकॉज ऑफ द विंड स्पीड। अगर हम लोग का बाहर में बरसात के दिन में पानी पड़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, घर में अंदर लाकर कपड़े को पसार देते हैं और पंखा को चला देते हैं। व्हाई वी यूज फैन? क्योंकि फैन जब चलेगा तो हवा मिलेगी। हवा जितना ज्यादा मिलेगा उतना जल्दी से वो कपड़ा सूख जाता है। तो ये कब होगा? तो इस विंड का स्पीड जितना ज्यादा रहेगा, अगर मैक्सिमम रहेगा, तो इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, इज फास्टर, बहुत जल्दी होंगे। याद रखिएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, जल्दी होंगे। थर्ड जो है, व्हाट आर द फैक्टर्स। तीसरा अगर देखा जाए तो हम लोग बात करते हैं, सरफेस एरिया हो गया, विंड हो गया, हाँ, टेम्परेचर। ऑब्वियसली इसके बारे में तो बताने का जरूरत नहीं है, एवरीवन इज क्वाइट अवेयर ऑफ इट। टेम्परेचर के बारे में कि गर्मी के दिन में कपड़ा जल्दी सूखता है इन रेस्पेक्ट टू द रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। क्यों सूखता है? उस समय टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा रहता है इन समर सीजन, लेकिन वही विंटर सीजन और रेनी सीजन में टेम्परेचर कम रहता है। दैट्स द रीजन जो
इवोपरेशन है, वाटर पार्टिकल जो हमारे कपड़े में धोने के बाद जो कपड़े में पानी रहते हैं वो इवोपरेट नहीं कर पाते हैं। इन द विंटर सीजन और रेनी सीजन में वो जल्दी इवोपरेट नहीं करते हैं। That's the reason the rate of evaporation in the winter season and rainy season is less as compared to the summer season. क्यों होंगे? क्योंकि टेम्परेचर समर सीजन में ज्यादा अधिक रहता है, हाई रहता है। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा, तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होंगे? फास्टर होंगे, जल्दी जल्दी होंगे और कम समय में ही वो कपड़ा सूख जाएगा। लेकिन लास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को समझना है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं पहले ये भी जानना जरूरी है। तो हु कैन डिफाइन व्हाट इज द ह्यूमिडिटी? एनी वन ऑफ यू कैन डिफाइन ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं? वेरी गुड। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में कितने वाटर पार्टिकल्स या वाटर वेपर कितने मात्रा में प्रेजेंट है, उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब बताइए कि ह्यूमिडिटी जब ज्यादा रहेगा, अगर हम लोग कहें कि खाना हम लोग खा चुके हैं, उसके बाद कोई कहे कि एक काम कीजिए, कुछ अच्छा खाना है, रसगुल्ला है, खा लीजिए। कितना खा सकते हो? एक खाओगे या दो खाओगे? उसको खाने के बाद फिर कहेगा कि नहीं, कुछ और भी नया डिश है जो ज्यादा टेस्टी है खाने के लिए। डू यू थिंक हमारे शरीर में जगह है उसको खा सकते हैं? नहीं खा पाइएगा, या खाइएगा तो दैट विल कम आउट, बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ सिचुएशन है कि देखना है कि जब रेनी सीजन में, क्योंकि उस समय एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का प्रेजेंस बहुत ही मैक्सिमम होता है, बहुत ही ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर। तो उस समय जो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है? कम हो जाता है। तो जितना ज्यादा मात्रा में रहेगा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में, उतना ही कम रेट से इवेपोरेशन होगा। याद रखिएगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा कब? जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है? ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर में तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा। तो अगर ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? लेस होगा। अगर ह्यूमिडिटी मिनिमम होगा तब रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा या फास्टर होगा, तुरंत होगा, जल्दी होगा। तो ये दिमाग में रखना है। ठीक है? क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? ओके, चलो अब इसमें हम लोग कुछ कुछ, हाँ, तो ह्यूमिडिटी के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे रेन वाटर का है, जैसे एटमॉस्फेयर में कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं या वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है? तो ह्यूमिडिटी, तो अगर रेन वाटर अगर देखा जाए तो रेनी सीजन में सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में अगर वाटर वेपर प्रेजेंट कब होता है? रेनी सीजन में। इसलिए उस समय जब कपड़ा सुखाते हैं तो क्या हुआ? सूखने में समय लगता है या आधा सूखता है। क्यों? तो हम लोग उसको क्या करते हैं? घर में लाकर फैन चला देते हैं, तो विंड स्पीड बढ़ गया, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन तब भी क्योंकि वाटर वेपर को इवेपोरेट होके कहाँ जाना है? एटमॉस्फेयर में ही जाना है, और उसके पास बहुत सारे मात्रा में पहले से वाटर वेपर में मौजूद है, तो वो कहाँ लेगा? वो ले नहीं सकता है। तो उस समय धीरे 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 क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? वाटर वेपर में। तो उस समय रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा। ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए एक सवाल है, अगर हम लोग फ्रिज से एक वाटर बॉटल निकालें, ठीक है, फ्रिज से वाटर बॉटल निकाल कर हम लोग टेबल पर रखते हैं, बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स हमको नजर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि पानी के बॉटल में क्या लीकेज हो गया है क्या जी? बताइए तो।
चलिए, तो हम लोग जानते हैं क्या, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन ओनली कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट पर रहता है, ठंडा मौसम रहता है, जब उसको हम लोग बाहर निकाल कर रखे इन द टेबल, ऑन द टेबल, सॉरी नॉट इन द टेबल, ऑन द टेबल, तो रखेंगे तो देखते हैं क्या, उसके बॉटल के इर्द गिर्द क्या हो जाता है, पानी ही पानी होती है। तो वो पानी क्या होता है, दैट इज नॉट फ्रॉम द इनसाइड द वाटर, वो क्या होते हैं, उसके इर्द गिर्द में एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में क्या है, पानी है। हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द वाटर वेपर, चाहे कम हो या ज्यादा हो। अब जब, क्योंकि टेम्परेचर वहां पर देखिए, जब हम लोग बॉटल को निकाले तो टेम्परेचर क्या था, बहुत ही कम था। अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, यहाँ पर बाहर निकाले तो बहुत ही ज्यादा हुआ। लेकिन जब बॉटल को हम लोग यहाँ रखे तो इसके इर्द गिर्द में टेम्परेचर क्या किया, वो कम कर दिया, बिकॉज द टेम्परेचर अराउंड और सराउंडिंग द बॉटल इज डिक्रीज्ड इंस्टेंटेनियसली। तुरंत वो जो टेम्परेचर को क्या किया, कम कर दिया। तो वहां पर क्या प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन होने लगेगा। तो वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट अराउंड द बॉटल, जो एटमॉस्फेयर में मिक्स है, वो कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होके क्या होंगे, गैस से लिक्विड के ड्रॉपलेट में वो बदल जाएंगे और बॉटल के ऊपर में लगे रहते हैं। क्लियर है सबको, यहां तक समझ में आ गया? किसी किसी को कोई सवाल यहां तक में? ओके, तो अब हम लोग देखना है क्या, दो चीज। टेम्परेचर को अगर हम लोग देखते हैं तो हाउ टू कैलकुलेट द टेम्परेचर। टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देख लेते हैं, तो चलिए ऊपर ही लिख लेते हैं। तो टेम्परेचर को जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग तीन स्केल में करते हैं, स्केल्स रिक्वायर्ड। तो हम लोग पहला है क्या, केल्विन, दूसरा डिग्री सेल्सियस, और तीसरा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, देख लीजिएगा, थोड़ा स्पेलिंग गलती हो सकता है। अगर देखा जाए तो हाउ टू कन्वर्ट, अगर मान लीजिए हम लोग को मालूम है सेल्सियस में दिया हुआ है, हमको फ़ारेनहाइट में बदलना है। सेल्सियस में दिया हुआ है, अगर हम लोग को बदलना है किसमें, केल्विन में बदलना है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द थ्री, कैसे हम लोग रिलेशन निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो भी वैल्यू है, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 को ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा किसमें, केल्विन में। क्लियर है? तो डिग्री सेल्सियस मान लो, हम लोग इसका एग्जांपल लेते चलते हैं। लेट मी रब समथिंग, सम पार्ट, तब इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अगर हम लोग का है, हम लोग जानते हैं डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 को हम लोग कहते हैं क्या, केल्विन में। तो हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसमें 273 हम लोग ऐड कर दिए तो कितना आया, 273 केल्विन आ गया। 273 केल्विन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अगर इसमें 100 डिग्री हम लोग ऐड कर दिए, 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, प्लस 273 ऐड कर दिए तो कितना आया, 373 केल्विन। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है यहां तक? अगर हम लोग सेल्सियस को देखा जाए तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। क्या रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग रिलेशन देखा जाए तो अगर हम लोग बोलते हैं डिग्री सेल्सियस इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9,
तो हम लोग जब रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, अगर एक दिया रहेगा तो दूसरा निकल जाएगा, कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर हम लोग को निकालना होगा इन फ़ारेनहाइट, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट? तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 0 into 9 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 8 माइनस 32। तो 8 का वैल्यू कितना हो गया? तो ये वैल्यू 0 हो गया, इक्वल टू 8 माइनस 32। 32 इधर आ गया, तो 8 वैल्यू इक्वल टू 32। तो 32 डिग्री विल बी कॉल्ड एज द फ्रीजिंग, 32 डिग्री विल बी कॉल्ड एज द फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इन फ़ारेनहाइट। अगर वही बात अगर हम लोग डिस्कस कर लें कि 100 डिग्री सेल्सियस पर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग कहेंगे कि लेट्स टेक 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका वैल्यू इन फ़ारेनहाइट क्या होगा? तो 8 माइनस 32 इंटू 5/9। तो 9 से मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 8 माइनस 32, 5 20 118 इक्वल टू 8 माइनस 32 आ गया। अब 180 प्लस 32 इक्वल टू 8, एफ इक्वल टू क्या आ गया? 212। अब 212 को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है यहां तक? चलो, अगर हम लोगों को बुखार होता है तो कितना होता है? बुखार होता है तो कितने होते हैं? बोला जाता है 104 डिग्री सेल्सियस होता है कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 104 डिग्री सेल्सियस होते हैं। अगर 104 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो क्या होगा? नथिंग इज गोइंग टू हैपन। हम लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। हम लोग क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएंगे। और कन्वर्शन देखा जाए तो स्टेट्स ऑफ मैटर को अगर हम लोग देखें और हमारे शरीर में देखा जाए, तो स्टेट्स ऑफ मैटर इन आवर ह्यूमन बॉडी, देख लीजिए इसको बताने के लिए बोले थे स्टेट्स ऑफ मैटर इन अ बॉडी। बॉडी में कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर में बदला हुआ है? पहला, अगर हम लोग बात करते हैं सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड में क्या आ गया? बोन्स एंड टिश्यू, सॉलिड हो गया। सेकंड, लिक्विड के बारे में बात किया जाए तो क्या आता है? वेरी गुड, ब्लड एंड वाटर। अगर बात किया जाए गैस के रूप में तो क्या आता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों चीज आते हैं। ऑक्सीजन इज इनहेल्ड, तो अंदर जाता है तो ऑक्सीजन रहता है, और जो बाहर निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर व्हिच इज फाउंड इन द बॉडी, किसी ह्यूमन बॉडी में। तो ये हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं हमारे शरीर में। तो अगर हम लोग अपने शरीर को बुखार होता है, फीवर होता है, तो बोला जाता है कि इसको 102 डिग्री 104 डिग्री है, फ़ारेनहाइट है। तो इसका मतलब है कि कितना वो सेल्सियस में होगा। तो हम लोग निकालते हैं डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, अगर मान लीजिए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, माइनस 32 इंटू 5/9, कितना आ गया? मतलब कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस में मिला, कितना मिला? 40 डिग्री। मीन्स एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? किसी को मालूम है? नॉर्मल बॉडी, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितने होते हैं? तो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दिमाग रखिएगा।
तो 37 नियर अबाउट मान लेते हैं अगर, तो कितना बढ़ गया, नियर अबाउट 3.1 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज होता है तो हम लोग मानते हैं कि वी आर इन द डेंजर स्टेट। तो सोचो कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कितना अलग होता है। क्लियर है यहां तक, इसको यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ओके, तो अब हम लोग तब देखते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के बारे में थोड़ा, कौन बोला? So you can move those who wants. Let's talk about the latent heat. लेटेंट हीट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। लेटेंट हीट किसको कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, टू अंडरस्टैंड द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसको समझ लीजिएगा तो सब कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बोल दिए लेटेंट हीट, तो आज थोड़ा सा बता देते हैं लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का मतलब होता है, डायरेक्ट लेटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। ठीक है, हिडन का क्या हुआ, छुपा हुआ। अब वैसा हीट जो छुपा हुआ है, दैट विल नॉट नोन टू अस, रेगुलर हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन तभी वो जो टेम्परेचर वो बदल नहीं रहा है, तो वो जो बाकी जो रेस्ट अमाउंट ऑफ हीट वो कहाँ गया, तो दैट इज एक्चुअली टर्म एज द लेटेंट हीट। अगर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो इसके बारे में कल क्लियर कर लिया जाएगा, बट थोड़ा सा समझ लेना है आज, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, अधिक नहीं। अगर मान लीजिए पानी को हम लोग बॉयल कर रहे हैं, तो पानी को बॉयल किए, इसमें थर्मोमीटर हम लोग लगा दिए, थर्मोमीटर लगा दिए, बल्ब हो गया, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गया, इसको हम लोग बोल दिए थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए लिया गया 100 डिग्री सेल्सियस, देखा गया कि 100 डिग्री सेल्सियस अटेन कर लिया, लेकिन हम लोग मान लो कि गैस से या लकड़ी से हम लोग इस पानी को या स्पिरिट लैंप से हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं। अगर हम लोग 10-15 मिनट या 20 मिनट में देखें कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, मीन्स थर्मोमीटर कितना आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस में, और हम लोग आधा घंटा नहीं और 1 घंटे तक और कंटिन्यू हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं, लेकिन तब भी देख रहे हैं क्या, ये थर्मोमीटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो 15 मिनट में 100 डिग्री पहुंच गया, लेकिन और 1 घंटा हम लोग कंटिन्यू उसको हीट कर रहे हैं, तभी टेम्परेचर सेम हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये 1 घंटा जो और हीट किया गया, तो जो अमाउंट ऑफ हीट विच इज यूज्ड बाय दिस वाटर फॉर अनदर 1 आवर, दैट इज टर्म एज द लेटेंट हीट। समझ में आया, इसको क्लियर समझ में आया, क्लियर? कि अगर हम लोग बोले कि 15 मिनट या 15 मिनट में क्या हुआ, जब हम पानी को गर्म करने लगे तो 15 मिनट तक जब गर्म किए, तो देखें कि थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। थर्मोमीटर का टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन पानी को गर्म हम और 1 घंटा तक किए। ठीक है, 15 मिनट होने के बाद और 1 घंटा तक उसको गर्म किए, तब भी देख रहे हैं कि थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। क्यों, तो वो 1 घंटा जो हम इस एनर्जी का जो वेस्ट किए, एनर्जी को यूज किए, तो वो एनर्जी कहाँ गया। हम लोग जानते हैं एनर्जी के बारे में कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होता है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। इसका मतलब एनर्जी जो यूज किया वो किसी ना किसी फॉर्म में तो बदला होगा। तो 1 घंटे जो समय और लगा एनर्जी का, जो 1 घंटा हम लोग और इसको हीट किए, वो एनर्जी जो यूज किया गया, दैट हिडन हीट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट। जो क्या कर रहा था, इसको मदद कर रहा था कन्वर्ट करने में लिक्विड्स टू गैस, लिक्विड से गैसियस स्टेट में इसको बदलने में मदद कर रहा था। यहां तक समझ में आया?
ओके, अब लेटेंट हीट को दो भाग में हम लोग बांटते हैं। एक को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरे को बोलते हैं लेटेंट वेपोराइजेशन। अब फ्यूजन बोले या तो इसको हम लोग मेल्टिंग बोले, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब फ्यूजन और मेल्टिंग में बस आज बता देते हैं, कल इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर बोला गया तो हम लोग बोले क्या चीज कि वो हीट एंड हीट जो 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 यूज होता है क्या चीज के लिए, सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए, दैट इज टर्म एज द latent heat. When the hidden heat which is required to convert the solid into the liquid form, इसी को बोलते हैं latent heat of fusion। ठीक है, अगर वेपोराइजेशन बोल रहे हैं तो latent heat of vaporization किसको कहते हैं, the hidden heat which is required to change the liquid into the gaseous form। लिक्विड से जब गैस फॉर्म या वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं latent heat of vaporization। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है एक चीज समझना कि जो हीट जो सप्लाई हम लोग कर रहे हैं वो क्या हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हीट जो एक्स्ट्रा 1 घंटा तक वो यूज हुआ, वो 1 घंटा क्या किया, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस को वो बढ़ाया, इंक्रीज किया किस पार्टिकल का, और दूसरा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज किया। जो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी था उसको वो डिक्रीज किया, मतलब उसको ब्रेक किया। इसका मतलब उसको क्या किया, ब्रेकिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी था उस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को वो क्या किया, डिसोसिएट किया, उसको तोड़ा। तो तोड़ने पर क्या हुआ, दो पार्टिकल अलग अलग हो गए, दोनों में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नहीं रहा कि दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो जब रैंडम मोशन हुआ तो दे विल कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू लिक्विड। और इसी हीट एंड हीट को जो एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं और सप्लाई करके ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और स्पेस को बढ़ाने में जो मदद करता है उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। अगर फ्यूजन के बारे में बात करें तो फ्यूजन में क्या बोलेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि जो एनर्जी सप्लाई किया गया टू कन्वर्ट 1 kg of solid into its liquid form, the heat required to convert 1 kg of solid matter into its liquid form, उसी को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हम लोग बोले वेपोराइजेशन का तो हम लोग क्या बोलेंगे, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 वॉल्यूम या 1 लीटर ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एग्जांपल अगर हम लोग देखा जाए तो आयरन को हम लोग बोले थे, आयरन को जब हम लोग कन्वर्ट किए तो मॉल्टन आयरन में आया, तो जो हीट सप्लाई किया गया जिससे वो आयरन कन्वर्ट होकर मॉल्टन आयरन लिक्विड आयरन में बदल गया, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। या तो और एग्जांपल ले सकते हैं आइस, बर्फ को जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो बर्फ किसमें कन्वर्ट होता है, वाटर में। और जो एनर्जी एनर्जी यूटिलाइज करता है बर्फ उस सॉलिड आइस से लिक्विड में बदलने के लिए, आइस से लिक्विड में बदलने के लिए, आइस से वाटर, जिसको लिक्विड मतलब वाटर में बदलने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि ये क्या हो गया, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। क्लियर है, इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का एग्जांपल। वेपोराइजेशन का हम लोग जानते हैं, जो वाटर लिक्विड वाटर जो है कन्वर्ट होता है किसमें, वाटर वेपर में, दैट इज अगेन द एग्जांपल ऑफ अ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है सबको यहां तक। So next class में we are going to discuss the questions, little bit questions, but the chapter is completed today. ठीक है, chapter complete हो गया। You need to go through the chapter once again, and if you have any doubt, then discuss in the next class. Okay? कल सेम टाइमिंग। तो नहीं होगा। ओके, okay then just have a look on the timing, schedule timing,
For you, it's Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. So today is the last class. Then we are going to start the class on Monday only. Monday ko hi. Okay. Okay then. Have a great day. Bye everyone.